सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबको तो पता ही है, डीबीएमएस हमारा चैनल पर आ रहा है। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। और हम डीबीएमएस के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है, काफी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं। और उसके साथ आपको पिछले जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें भी सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पिछले 3 साल के हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस देखेंगे। ठीक है, सो अभी तक हमारे 4 लेक्चर्स आ चुके हैं और ये फिफ्थ है। यहाँ पर हमने ओवरव्यू से लेकर डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है, आर्किटेक्चर जो है, हमने वहां तक देख लिया। ठीक है, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं पहले वो डिस्कस करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट कोड है BCS 501 तो आप इसे देख सकते हो, क्योंकि हम इसी सब्जेक्ट कोड के सिलेबस को लेकर लेक्चर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। ईआर मॉडल देखेंगे, होता क्या है ना। टाइप्स ऑफ एंटिटीज, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें देखने वाले हैं और काफी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है इस चैप्टर से। तो देखो, पहली बात तो ना ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दो कि हम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं चीजों को समझने के लिए। ठीक है, डीबीएमएस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट है और हमारे इंटरव्यूज वगैरह में भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको आगे जाके भी हेल्प हो। ठीक है, टाइम की चिंता बिल्कुल भी मत करो, अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अगर आपकी क्लासेस वगैरह में बहुत जल्दी जल्दी यूनिट खत्म हो रही है तो बिल्कुल चिंता मत करो, वो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, वो उनको तो बस अपनी यूनिट ही खत्म करनी है, बस सिलेबस खत्म करना है। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ईआर मॉडल होता क्या है, ईआर मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखो ईआर मॉडल क्या है हमारा। ईआर मॉडल की पहले फुल फॉर्म देखें तो ईआर का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक हमारा लॉजिकल डायग्राम होता है। ठीक है, लॉजिकल डायग्राम होता है हमारे जो डेटाबेस है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कैसे डेटा रखा जाएगा, उसका एक लॉजिकल डायग्राम होता है। अब मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अब हम घर बनवाते हैं, ठीक है, घर बनवाते हैं तो क्या आप डायरेक्टली मिस्त्री वगैरह को बुलवा के घर बनवाना, चिनाई विनाई करवाना चालू करवा देते हो क्या, ईंट विंट रखवाना? नहीं ना, पहले आप उसका क्या बनवाते हो, आर्किटेक्चर बनवाते हो। पहले आप उसका क्या बनवाते हो, एक हाई लेवल डिजाइन बनवाते हो। आपने सीओए में पढ़ा होगा हाई लेवल डिजाइन, जिसमें हम ऊपर ऊपर से चीजों को देख रहे होते हैं, ऊपर ऊपर से चीजों को बनवा लेते हैं। ठीक है, उसकी डिजाइन बनवा लेते हैं। जैसे कि इधर हमारा बाथरूम रहेगा, इधर हमारी किचन रहेगी, इधर हमारा एक वॉशरूम रहेगा, है ना, इधर हमारा लिविंग एरिया रहेगा, इधर हमारे एक बीच में आ, हम फ्लोर्स वगैरह लगा सकते हैं ना, मतलब कि स्टेयर्स वगैरह लगा सकते हैं। तो मतलब ये एक क्या है हमारा, ये एक हमारा आर्किटेक्चर हो गया, या फिर एक हमारा क्या हो गया, हाई लेवल डिजाइन हो गया घर का। अब हम इस बेडरूम को अच्छे से डिजाइन करेंगे कि कहाँ पर बेड रहेगा, कहाँ पर टेबल्स रहेंगी, कहाँ पर टीवी रखेंगे। ये सारी चीजें ये सब आती है लो लेवल में। ठीक है, लेकिन हाई लेवल में क्या है, ऊपर ऊपर से हम देख रहे होंगे चीजों को। ऐसे ही जब हम डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, जब हम डेटाबेस में डेटा रखते हैं तो उसका एक हम हाई लेवल डिजाइन बनाते हैं या फिर लॉजिकल डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे कितने पर्सन्स रहेंगे डेटा के अंदर, है ना, उनके उनके पास कौन सी यूनिक की होगी, उनके पास कितने एट्रीब्यूट्स रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर देखेंगे, ईआर मॉडल में। अभी मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया है, अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखो, द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क used to represent the data and relationship in the database. It helps in designing a database by defining entities and their attributes and the relationship between them. अब देखो ये क्या है, हमारा एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिसको हम डेटाबेस डिजाइन करने में बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें हैं हमारे पास, मेनली आप दो चीजें देख रहे होंगे, एक है हमारा एंटिटी और एक है रिलेशनशिप। एंटिटी क्या होती है, एंटिटी हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स हो सकती है, जैसे कि आप हो। ठीक है, जैसे कि आपका नाम कुछ भी है, जैसे कि आपका नाम आकाश है। ठीक है, आपका नाम आकाश है, ये क्या है, एंटिटी है। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि आकाश एक स्टूडेंट है। ठीक है, सो ऐसे ही एक एंटिटी होगी आकाश। अब आकाश के कुछ नाम होगा, है ना, आकाश का कुछ एज होगी, आकाश की कुछ कोर्स होगा कोई, है ना। तो ये सब क्या है, आकाश का क्या है, ये सब है एट्रीब्यूट्स आकाश का, जिसके अंदर आकाश के मतलब रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसे आप आकाश को रिप्लेस कर सकते हो किससे, एक स्टूडेंट से। ठीक है, एक स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एंटिटी है। ठीक है, स्टूडेंट का नाम, एज, उसकी क्लास, उसका रोल नंबर, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाई वी यूज
ईआर डायग्राम्स, ठीक है। तो ईआर डायग्राम्स हम यूज क्यों करते हैं, वो बनाते क्यों हैं? तो देखो, ईआर डायग्राम्स रिप्रेजेंट डेटाबेस स्कीमा ग्राफिकली एंड कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू रेशनल रिलेशनल डेटा टेबल्स, ठीक है। तो रिलेशनल टेबल्स क्या होती हैं? जो हमारी टेबल्स होती है ना, सिंपल वही हमारी क्या होती है, रिलेशनल टेबल्स होती हैं। तो देखो, हम ना क्या करते हैं, एक ग्राफिकली स्कीमा बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। स्कीमा क्या होता है, हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, हमने पहले के लेक्चर्स में देखा है, ठीक है। तो जैसे कि अभी है ना, एक हम स्टूडेंट का क्या बनाएंगे, स्कीमा बनाएंगे, ठीक है। तो एक स्टूडेंट हमने बनाया है ना, इसको हम एंटिटी जो होती है ना, एंटिटी उसे हम रेक्टेंगल से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी हम आगे सिंबल्स को देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट हमने बनाया, और स्टूडेंट के हमने कुछ एट्रीब्यूट्स बना दिए। एट्रीब्यूट्स को हम ओवल से या इक्लिप्स से हम डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने बनाए 3 चीजें, एक तो नेम, एक बनाया रोल नंबर, और एक बनाया एज, ठीक है। अब हम इस चीज को है ना, बहुत जल्दी से हम टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर आप इसे टेबल के अंदर कन्वर्ट करोगे, तो आपने एक टेबल बनाई जिसका नाम है हमारा स्टूडेंट, और उसके अंदर हमारी 3 कॉलम है। कौन कौन सी? एक तो है नेम, है ना, एक है रोल नंबर, और एक है एज, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये 3 कॉलम हो गई। और इसको हमने देखो कितनी जल्दी कन्वर्ट कर लिया। जो भी नेम होगा हम इसके अंदर फिल कर देंगे, रो के अंदर डेटा हमारा आराम से फिल हो जाएगा। तो देखो कितना इजीली काम हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स मेकिंग इट इजी टू विजुअलाइज डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ईआर डायग्राम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड इवन फॉर नॉन टेक्निकल यूजर्स। मतलब हमेशा नहीं ऐसा होता कि डेटाबेस को आपने नॉन टेक्निकल यूजर ही यूज कर रहे हैं, और टेक्निकल यूजर ही यूज कर रहे हो जो उसे समझ पाए। इसके लिए ईआर मॉडल बहुत जरूरी है, जिससे कि नॉन टेक्निकल यूजर्स भी समझ पाए उसे, ठीक है। दे प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड अप्रोच टू विजुअलाइज डेटा रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर्स। अभी हम इस चीज को आगे देखेंगे कि ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच हमें देता है कि मतलब कुछ पहले से डिफाइंड प्री डिफाइंड हमारे क्या है, शेप्स हैं, या प्री डिफाइंड हमारे कुछ सिंबल्स हैं, जो कि हम ईआर मॉडल में यूज करते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड अप्रोच देता है विजुअलाइज करने के लिए डेटा की रिलेशनशिप्स को और उसके स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अब हम देखेंगे इसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं और किसका हम यूज करते हैं। तो देखो, बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारा एंटिटी। एंटिटीज क्या होती है? हमारी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड दैट आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर्स ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि वो अलग-अलग हों, जैसे कि स्टूडेंट, कोर्स, टीचर, ये क्या है, अलग-अलग चीजें हैं, और ये क्या है, थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट्स में आती हैं, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, एंटिटी बना सकते हैं इनका, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? इन एंटिटीज के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज हैं या फिर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमारी क्या होती है, एट्रीब्यूट। जैसे कि स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट आईडी, या फिर कोर्स का नेम, कोर्स की आईडी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, एट्रीब्यूट्स है। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप्स। अगर हम दो एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है वो बताएं, तो उसे हम रिलेशनशिप कह सकते हैं, या फिर इंटरेक्शन जो है दो एंटिटीज के बीच में, उसे हम कह सकते हैं रिलेशनशिप। एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज, लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कैन एनरोल कोर्सेज। तो एनरोल क्या है, एक हमारा एनरोल है हमारा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस लेक्चर के अंदर डीप में देख रहे होंगे कि कितने टाइप की एंटिटीज होती हैं, कितने टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, और रिलेशनशिप कितने टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हम सिंबल्स देख लेते हैं जो भी हम यूज करेंगे। स्टैंडर्ड जो हमारे सिंबल्स हैं, पहला है हमारा रेक्टेंगल, जो कि हम एंटिटी बनाने के लिए यूज कर रहे होंगे। देखो, मैंने यहाँ पर एक ईआर डायग्राम बना रखा है, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो देखो, यहाँ पर हमारा एक स्टूडेंट क्या है, एंटिटी है, ठीक है। तो हमने इसे किससे डिफाइन किया, रेक्टेंगल से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलिप्स। इलिप्स हमारा क्या है, इलिप्स हमारा है एट्रीब्यूट। तो देखो, हमने यहाँ पे इलिप्स से एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डायमंड शेप। डायमंड शेप आपको पता ही है, कंडीशंस वगैरह के लिए यूज होती है। और यहाँ पर हमारी जो डायमंड शेप है, वो किसके लिए यूज होता है, हमारा रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए, बिटवीन टू एंटिटीज और थ्री एंटिटीज, ठीक है। और लाइंस क्या है, ये जो लाइंस है आपकी, ये कनेक्ट कर रही होंगी आपकी एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स। मतलब एंटिटीज को एट्रीब्यूट्स या फिर रिलेशनशिप से क्या करे होंगे, कनेक्ट करे होंगे, ये जो लाइंस है, ठीक है। तो ये जो चारों के चारों सिंबल्स हैं, इन्हें याद रखना है, और यही मतलब जो मेन है यूज होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटिटी देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं एक टॉपिक हमारा, एंटिटी सेट। अगर हम मल्टीपल एंटिटी का ग्रुप बना दें, तो उसी को हम कहते हैं एंटिटी सेट। जैसे कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटिटीज। जैसे कि स्टूडेंट्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एक एंटिटी सेट बना लेंगे, ठीक है। that share the same properties or attributes in similar terms।
इट्स अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज दैट बिलोंग टू द सेम टाइप। मतलब कि जैसे कि अब हमने एक स्टूडेंट, हमने एक क्या बनाया, एंटिटी बनाई, ठीक है। अब स्टूडेंट के अंदर आपको पता है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए होंगे, ठीक है। और सबकी एंटिटी सेम है, सबके एट्रीब्यूट सेम है। तो ये क्या आप बनाएंगे, सारे के सारे मिलाकर एक एंटिटी सेट बनाएंगे, ठीक है। इफ द if the student is an entity type, then each individual student such as John and Emily is an entity, ठीक है। तो ये ये सब क्या होंगे, एंटिटी होंगे। So the collection of all students such as John, Emily and others form an entity set, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ एंटिटीज। टाइप्स ऑफ एंटिटीज देखते हैं कि टाइप एंटिटीज कितने टाइप की होती है। पहला होता है एक हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एक होती है हमारी वीक एंटिटी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड हैज प्राइमरी की। प्राइमरी की, आप बस एक ये बात समझो कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि किसी और एंटिटी से कभी भी मैच ना करे, ठीक है। एक यूनिक एट्रीब्यूट हो, उसकी वैल्यू हमेशा यूनिक रहे। जैसे कि हमारा जो रोल नंबर होता है वो एक हमारी प्राइमरी की होती है, ठीक है। मतलब कि हमारा रोल नंबर कभी भी किसी और स्टूडेंट से मैच नहीं होता, ठीक है। तो वो एक क्या है, हमारी प्राइमरी की है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना। ये एक हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है। इसका अगर हम एग्जांपल समझे तो वो हमारा एम्प्लॉय हो सकता है और एक हमारा स्टूडेंट हो सकता है। जैसे कि स्टूडेंट के पास रोल नंबर होता है, वैसे ही एम्प्लॉय के पास अपनी एक एम्प्लॉय आईडी होती है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ठीक है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एक होती है हमारी वीक एंटिटी। वीक एंटिटी के पास अपना एक क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और वो रिलाई करती है किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर। अब जैसे कि रूम है ना, रूम रूम एक हमारी क्या है, एक वीक एंटिटी है, ठीक है। और वो रिलाई करती है बिल्डिंग पर, ठीक है। जैसे कि जब तक रूम तभी रहेगा जब बिल्डिंग एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये बनाया मैंने, और इसको अगर हम डबल कर दें तो ये होती है हमारी वीक एंटिटी। ज्यादा इतना कोई काम नहीं होता आगे जाके, बस आपको एक मतलब दिमाग में रहना चाहिए, अगर क्वेश्चन आए तो आप 2 नंबर में बता पाओ व्हाट इज वीक एंटिटी और टाइप्स ऑफ एंटिटीज, ठीक है। तो आई होप आपको एंटिटी समझ में आ गई होंगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। अब देखो यहाँ पर एंटिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे अच्छे से पढ़ना, है ना। तो मैंने यहाँ पर 10 टाइप के आपको एट्रीब्यूट बताए हैं। वैसे तो मैं आपको जल्दी से 4-5 बता के चले जाता, लेकिन मैंने 10 टाइप के इसके लिए बताए हैं कि 10 में से आपको शायद 8 याद रहेंगे और लिखकर आप 5 आओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको मतलब जरूरी है 10 याद करना। तो देखो सबसे पहले है हमारा सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये हमारा सबसे सिंपल होता है और सिंगल वैल्यूड रहता है, यानी कि अकेला रहता है एट्रीब्यूट। जैसे कि एन एट्रीब्यूट दैट होल्ड्स ओनली अ सिंगल वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी, ठीक है। एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि किसी भी एंटिटी की एक सिंगल वैल्यू होल्ड कर रहा हो, जैसे कि एज ऑफ अ पर्सन, एम्प्लॉय आईडी ऑफ अ एम्प्लॉय। तो ये सब क्या है, एक हमारी सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। इसके अंदर एक ही वैल्यू होती है। ऐसा नहीं कि नेम हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा हो, नहीं। इसके अंदर सिर्फ क्या होती है, एक ही वैल्यू रहती है। जैसे कि एज हमारी सिंगल होती है, ऐसी हमारी एम्प्लॉय आईडी होती है, वो की यूनिक रहती है, ठीक है। इन ईआर डायग्राम इट रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल इलिप्स, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा एज, ये है हमारा क्या, सिंगल एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट आपको नाम से पता चल रहा होगा, जिसकी मल्टीपल वैल्यूज हो, ठीक है। जैसे कि अब आपका एक फोन नंबर होता है, ठीक है। अब आपके पास जरूरी है कि एक ही फोन नंबर हो। ऐसा भी हो सकता है एक आपका घर का फोन नंबर हो, एक आपके घर का फोन, एक आपके मतलब पर्सनल फोन नंबर हो, और ऐसा भी हो सकता है पर्सनल आपके 2 नंबर हो। तो क्या है, मल्टीपल आपकी वैल्यू हो जाती है फोन नंबर। ऐसे ही है ना, डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, एन एट्रीब्यूट दैट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी, वो क्या होती है हमारी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि फोन नंबर। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डबल इलिप्स से हम डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिनोट किया है हमने, ठीक है। तो आपको मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सी है, सिंपल। सिंपल एट्रीब्यूट एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब सिंपल एट्रीब्यूट क्या होते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि फर्दर डिवाइड ना हो रहे हो, ठीक है। जैसे फर्दर क्या है, एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉलर सब एट्रीब्यूट, है ना। जैसे कि अब एक हमारा क्या होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ। ये एक हमारे ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होते। अब जैसे कि मैं यहाँ पर नेम लिख दिया, मैंने यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, सॉरी, है ना। फर्स्ट नेम हमारा क्या होता है, फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक हमारा
सिंपल एट्रीब्यूट है। अब देखो फर्दर डिवाइड, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया था पहले, ठीक है। अब हम नेम को क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। वो एक हमारा क्या हो गया, वो एक हमारा हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट, जो कि हम आगे देख रहे होंगे, ठीक है। सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है हमारा, जो कि फर्दर डिवाइड ना हो रहा हो। अब आप एज को या फिर डेट ऑफ बर्थ को क्या फर्दर डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आप उसे और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही हमारा होता है क्या, सिंगल सिंपल एट्रीब्यूट या फिर एटॉमिक एट्रीब्यूट। एटॉमिक का मतलब क्या होता है, एटॉमिक का मतलब ये होता है कि स्मॉलेस्ट पार्ट, जो कि और ज्यादा डिवाइड ना हो और ज्यादा छोटा ना हो, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मैंने गलती से पहले नेम लिख दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, जो कि सिंपल के अपोजिट होता है, मतलब कि वो फर्दर डिवाइड हो सकता है, जैसे कि हमारा एड्रेस होता है। एड्रेस में हमारा स्ट्रीट नंबर आ जाता है, या फिर स्ट्रीट का नेम आ जाता है, सिटी का नेम आ जाता है, स्टेट आ जाता है फर्दर डिवाइड होकर, है ना। तो ये सब क्या है, एक हमारे कंपोजिट एट्रीब्यूट की वैल्यूज हैं, कि एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब एट्रीब्यूट्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल एट्रीब्यूट, ठीक है। सो एड्रेस व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और जिप कोड भी हो सकता है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट, और ये एक स्मॉल ओवल से क्या होते हैं, डिफाइन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ही है, इलिप्स और ओवल में इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट आपको नाम से पता चल रहा होगा कि उसके पास की होगी कोई, है ना। तो देखो की एट्रीब्यूट क्या होता है, एन एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन अ एंटिटी सेट, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि आपकी जो एंटिटी है उसको यूनिकली डिफाइन करवा रहा हो। जैसे कि स्टूडेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि रोल नंबर हमारा क्या होता है, एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है, जो कि एंटिटी को अलग से डिफाइन करता है, ठीक है। तो क्या है, एक हमारा रोल नंबर क्या हो गया, एक हमारा की एट्रीब्यूट हो गया। ऐसे ही हमारी एम्प्लॉय आईडी क्या हो गई, की एट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। और ये इलिप्स, ये मतलब ओवल से ही डिफाइन होता है, लेकिन इसके नीचे क्या आ जाती है, अंडरलाइन आ जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, की एट्रीब्यूट। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, नॉन की एट्रीब्यूट। नॉन की एट्रीब्यूट क्या होता है, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई ना करवा रहा हो एंटिटी को। इसके अंदर बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कि नेम, एड्रेस, ये क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के सेम हो सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी पर्सन के सेम हो सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया एड्रेस कैसे सेम हो सकते हैं, अब आपके और आपका भाई का तो एड्रेस सेम ही होगा ना, तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करवा रहे, ठीक है। ऐसे मतलब बस रोल नंबर या फिर कोई आईडी हो सकती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रही हो, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये हमारे नॉन के एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। और ये सिंपली आपके डिफाइन होते हैं ओवल से, इसमें कोई भी अंडरलाइन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल भी बोर मत हो यार, ये ना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख कर आना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट आपको नाम से पता चल रहा हो कि वो डिराइव्ड हो रहे हैं, या फिर डिराइव करवा रहे हैं कोई चीज, ठीक है, मतलब कि डिराइव्ड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कि एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट विद इन द एंटिटी। अब एक ये ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू हम किसी और एट्रीब्यूट से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है एज। एज एक हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्यों है, आप पूछोगे, क्योंकि क्या आपको पता है, एज अगर हमारे हमारे पास किसी की डेट ऑफ बर्थ हो, तो हम क्या उसकी एज निकाल सकते हैं, हाँ। करंट जो डेट है उससे हम, और जो डेट ऑफ बर्थ है उसका हम कंपेयर करके क्या निकाल सकते हैं, हम एज निकाल सकते हैं किसी भी पर्सन की। तो एज क्या है, एक हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, जो कि डिराइव्ड होता है डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश्ड ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा स्टोर्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, एक हमारा ऐसा एट्रीब्यूट जो कि किसी और वैल्यू को डिराइव कर रहा हो, ठीक है। स्टोर एट्रीब्यूट वो होता है एन एट्रीब्यूट दैट होल्ड्स अ वैल्यू स्टोर्ड डायरेक्टली इन द डेटाबेस एंड इज यूज्ड टू डिराइव अदर अदर एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या डिराइव कर रहा होता है, एज। और ये क्या होता है, एक हमारा स्टोर एट्रीब्यूट होता है, और इसके लिए कोई मतलब अलग से वो कुछ नहीं है, सिंगल एक ओवल से ये क्या होता है, डिफाइन होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट और ऑप्शनल एट्रीब्यूट। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हमारा
एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि हमारा रिक्वायर्ड होता है या फिर मैंडेटरी होता है कि होना ही चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी हो गया या फिर रोल नंबर हो गया, है ना? और इसको हम जनरली किससे कोई मतलब ऐसा कोई डायग्राम नहीं है, बस आप इसको बेसिकली एलिप्स से या फिर ओवल से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट होता है हमारा ऑप्शनल एट्रीब्यूट, जैसे कि हमारा एक मिडल नेम होता है, मिडल नेम क्या होता है? ऑप्शनल होता है। उसको अगर हम लिखें या फिर ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो वही होता है एक हमारा ऑप्शनल एट्रीब्यूट, और इसके लिए कोई एक अलग से कोई नोटेशन नहीं है, आप इसको एलिप्स या फिर ओवल से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने आपको 10 के 10 एट्रीब्यूट समझा दिए अच्छे से, है ना? और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो मल्टी वैल्यूड एंड सिंपल कंपोजिट, की एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ये सब हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, और ये अगर आप लिख कर आओगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है? तो ये सारे एट्रीब्यूट्स की मैंने एक टेबल कन्वर्ट कर दी है, और ये आप टेबल देख सकते हो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इस टेबल में सारी चीजें मेंशन है, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल और कैसे उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हो, ठीक है? 10 के 10 की। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनशिप टाइप एंड रिलेशनशिप सेट। अब देखो हमने एंटिटी के टाइप देख लिए, एट्रीब्यूट्स के टाइप देख लिए, अब हम देखेंगे रिलेशनशिप कितने टाइप की होती है ना? और उसके रिलेशनशिप सेट क्या होता है, ठीक है? तो रिलेशनशिप टाइप क्या है? रिलेशनशिप टाइप रिप्रेजेंट द एसोसिएशन और इंटरेक्शन बिटवीन two or more entity types, ठीक है? It captures how entities are interrelated to each other within a system or database, है ना? मतलब कि जो मल्टीपल हमारी जो एंटिटीज होती हैं वो आपस में कैसे रिलेट कर रही हैं, आपस में कैसे उनका रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, वो कौन बताता है? हमारा रिलेशनशिप टाइप बताता है, ठीक है? तो देखो जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है, इन यूनिवर्सिटी डेटाबेस द रिलेशनशिप टाइप एनरोल इन। अब देखो एक यूनिवर्सिटी या फिर एक हमारा स्टूडेंट, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है कि रोल्ड इनका रिलेशनशिप होता है कोर्स और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है? या फिर कॉलेज और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है? कि स्टूडेंट कॉलेज के अंदर क्या करता है? एनरोल करता है, ठीक है? कैन रिप्रेजेंट द एसोसिएशन बिटवीन द एंटिटी टाइप स्टूडेंट एंड कोर्स, ठीक है? ये हमारा जो एनरोल्ड इन है, ये क्या बता रहा है? ये हमारा स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है, ठीक है? दिस टाइप शोज दैट स्टूडेंट एनरोल इन कोर्सेज, ठीक है? तो ये क्या बता रहा है कि स्टूडेंट ने कोर्सेज के अंदर क्या किया? एनरोल किया है, ठीक है? तो मैं वैसे क्या करता हूँ कि इसे ना यहाँ पर चेंज ही कर देता हूँ, जैसे कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है? मैंने पहले वाला एग्जांपल डाल दिया था, जिससे कि मैं सोचा कि पहले से आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है? सो एनरोल इन डाल दिया मैंने यहाँ पर। तो स्टूडेंट क्या करता है? कोर्सेज के अंदर क्या करता है? एनरोल इन करता है। तो एनरोल इन क्या है हमारा? एनरोल इन हमारी क्या है? रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है स्टूडेंट और कोर्स के बीच में, ठीक है? अब देखो इन ईआर डायग्राम रिलेशनशिप टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड शेप, ये तो सब आपको पता ही है कि डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, विथ लाइंस कनेक्टिंग इट टू द एंटिटीज इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप। और ये लाइंस कैसे कनेक्टेड रहती हैं? एंटिटीज से कनेक्टेड रहती हैं। तो ये होता है हमारा रिलेशन टाइप की कैसे वो कनेक्टेड है ना? तो देखो अभी तो आपको रिलेशन टाइप समझ नहीं आ रहा होगा, अभी हम देखेंगे इसकी डिग्री, तब आपको समझ में आएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम कार्डिनलिटी देखेंगे, तब आपको और समझ में आएगा, ठीक है? कि रिलेशनशिप भी टाइप्स की होती है, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या? रिलेशनशिप सेट। अब देखो मल्टीपल रिलेशनशिप अगर एक साथ आ जाएंगी तो क्या होगा? हमारा रिलेशनशिप सेट बन जाएगा, ठीक है? एंड रिलेशनशिप सेट and relationship set is a collection of same type of relationship among entity instances. It is essentially a set of specific association between instances of related entity types. अब देखो अगर एक जैसे हमारी एंटिटीज हैं, जैसे कि एंटिटी सेट के बीच में अगर हम रिलेशन डिफाइन करें तो उसी को हम रिलेशनशिप सेट कह देते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इन द रोल्ड इन रिलेशनशिप। अब देखो रोल्ड इन एक हमारी क्या थी? एनरोल्ड इन, सॉरी 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 सॉरी, एनरोल्ड इन एक हमारी क्या थी? रिलेशनशिप सेट हम बना सकते हैं कैसे? कि इफ S1 इज एनरोल्ड इन C2, कि S1 ने, हमारा जो S1 है उसने एनरोल किया किसमें? C2 में, ठीक है? S2 इज एनरोल्ड इन C1। अब जो S1 S2 है उसने एनरोल किया C1 में, और S3 ने एनरोल किया C3 में। तो इन सब का अगर हम ग्रुप बनाएं तो ये क्या हो गया? रिलेशनशिप सेट हो गया, ठीक है? तो आपको ये बात समझनी चाहिए। तो ये तो आपको क्लियर होगा, है ना? कि जैसे कि हमें एंटिटी का या फिर हम एक हमारा एट्रीब्यूट का जैसे हमारा सेट बन रहा था, वैसे ही हमारा क्या बन रहा है? रिलेशनशिप का सेट बन रहा है, ठीक है?
ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए आगे के टॉपिक समझने के लिए, इसके लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एग्जाम में कोई आपसे अलग से नहीं पूछने वाला। तो अलग से क्या पूछने वाला, डिग्री, ठीक है। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो किसी भी आप रिलेशनशिप सेट की डिग्री कैसे बताते हो। देखो, द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट रिफर टू अ नंबर्स ऑफ एंटिटी सेट्स इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप। अब देखो यहाँ पर कितने एंटिटी सेट हमारे यहाँ पर प्रेजेंस हैं। यहाँ पे हमारा देखो, एक तो हमारे स्टूडेंट वाला है, एक हमारा कोर्सेज वाला है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2, यानी कि बाइनरी डिग्री हो गई इसकी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया। जितने एंटिटी सेट आपके होंगे इन्वॉल्व रिलेशनशिप के अंदर, उतनी ही डिग्री हमारी होगी रिलेशनशिप सेट की, ठीक है। इतना आया समझ में। तो देखो पहला होता है हमारा यूनरी 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 रिलेशनशिप, ठीक है। इसकी डिग्री होती है 1, ये मतलब कि एक ही इसके अंदर एंटिटी सेट होता है। जैसे कि यहाँ यूनरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व ओनली वन एंटिटी सेट, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिकर्सिव रिलेशनशिप। अगर आपसे रिकर्सिव रिलेशनशिप पूछा जाता है, तो आप यूनरी रिलेशनशिप को ही डिफाइन कर रहे होंगे। वेयर एन एंटिटी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यहाँ पर क्या होगा, एंटिटी हम अपने आप से ही रिलेट कर रही होगी, ठीक है। इसका एग्जांपल ले तो इन ऑर्गेनाइजेशन एन एम्प्लॉय कैन सुपरवाइज अदर एम्प्लॉयज, ठीक है। मतलब कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉयज को क्या कर रहा होगा, सुपरवाइज कर रहा होगा। तो यहाँ पर एक ही हमारा एंटिटी सेट आएगा एम्प्लॉय, और उनके बीच में क्या रिलेशन होगी, मैनेज की रिलेशन होगी, ठीक है, कि वो मैनेज कर रहे होंगे आपस में, ठीक है। The relationship supervises is a unary relationship as it involves the employee entity set relating to itself, ठीक है। ईआर डायग्राम में अगर हम बेसिकली हम ऐसे कनेक्ट करके बताते हैं कि मतलब ये जो है ना हमारा, ये जो डायमंड वाला शेप होता है, ये मतलब दोनों से ही जुड़ा होता है, ठीक है। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनरी रिलेशनशिप क्या होती है, ठीक है, जब दोनों ही आपस में जुड़े हों, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट एक मतलब मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट ही स्टूडेंट में अगर कोई लीडर बन रहा है, स्टूडेंट ही किसी टीम का, तो वो भी तो क्या हो गया, एक हमारा यूनरी रिलेशनशिप हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, बाइनरी रिलेशनशिप, ठीक है। बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है कि दो इसके अंदर एंटिटी सेट होते हैं, जो कि हमने पहले अभी देखा था स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में स्टडी इनका जो हमारा होता है, ये क्या होता है, हमारा बाइनरी रिलेशनशिप होता है। अब बाइनरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व टू एंटिटी सेट, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ये सबसे मोस्ट कॉमन है। जैसे कि आप कस्टमर और ऑर्डर के बीच में हो गया, है ना, कॉलेज और स्टूडेंट के बीच में हो गया, है ना, ऐसे ही स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में हो गया। ये सब क्या है, हमारे बाइनरी रिलेशनशिप है, जिसके अंदर दो एंटिटी सेट क्या है, इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल के लिए ले लें तो स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज, ये एक हमारा क्या हो गया, बाइनरी रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप में क्या होता है कि इसके अंदर 3 एंटिटी सेट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है एक हमारा, जिसके अंदर एक है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर, एक है हमारा एम्प्लॉय, एक है हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, असाइन की रिलेशनशिप है, कि प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन करता है एम्प्लॉय को क्या, ये प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट तो कोई सा भी हो सकता है ना, प्रोजेक्ट की भी एंटिटी हो सकती है कि प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट की आईडी, प्रोजेक्ट का टैक्स, तो ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स है हमारे प्रोजेक्ट के। कोई सा भी प्रोजेक्ट, कोई सा प्रोजेक्ट जो हमारा मैनेजर है वो एम्प्लॉय को क्या कर सकता है, असाइन कर सकता है। तो इन तीनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, असाइन का रिलेशनशिप है। तो इसके अंदर क्या आ रही है, 3 एंटिटी सेट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा टर्नरी रिलेशनशिप, ठीक है। सो देखो ऐसे ही बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 होते हैं, और 3 से ज्यादा अगर होते हैं तो वो हो जाता है हमारा क्या, एनरी है ना, एनरी रिलेशनशिप, जिसकी डिग्री एन होती है, मतलब कितनी भी हो सकती है, 4 5 6 7 8, है ना। तो देखो इसके अंदर क्या है कि जैसे कि वेयर आर एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप, इट कॉल्ड एन एरी रिलेशनशिप, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व, किस किस का इन्वॉल्वमेंट है, एक हमारे सप्लायर्स का एंटिटी है, एक हमारे पार्ट्स का एंटिटी है, एक हमारे प्रोजेक्ट्स का एंटिटी है, एक हमारे डिपार्टमेंट्स का एंटिटी है। तो ये हमारे 3 से ज्यादा हो गए, तो ये किसके अंदर आ गए, एनरी रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सबकी एंटिटी बनाई और सबको कनेक्ट कर दिया, जो भी आपका रिलेशन होगा यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने एन दे दिया रिलेशन को, जो भी हमारा रिलेशनशिप है। तो वैसे ही आप ये समझ सकते हो जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी वो किस किस को मैनेज कर रही होगी, स्टूडेंट्स को मैनेज कर रही है, फैकल्टीज को मैनेज कर रही है, कॉलेजेस को मैनेज कर रही है, कोर्सेज को मैनेज कर रही है ना। सो ये सब क्या है, ये एनरी रिलेशनशिप के क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। प्लीज यार देखो, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश करी है, और थोड़ा सा लेक्चर आने में डिले हो जाता है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है ना। सो ये सारे हमने टॉपिक्स खत्म कर लिए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई तो एक बार प्लीज वीडियो को वापस देखो, आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम बहुत मेहनत से यार वीडियोस बना रहे हैं, है ना। एक एक चीजें बहुत मेहनत से मैं आपको कवर करा रहा हूँ, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी मतलब टाइम बचा रहा हूँ और जल्दी जल्दी चीजें करा रहा हूँ। मैं बहुत अच्छे से टाइम लेकर चीजें करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मल्टी आइटम्स एंड मल्टी आइटम प्लस दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप नोट परचेज करना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। और कोई भी अगर आपको दिक्कत लग रही है वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तब भी आप हमारा मतलब थोड़ा सा थैंक यू कर सकते हो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी के नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।